Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your book Snapshots, chapter number 5, and the chapter name is Mother's Day. So let's start our video. So today we will read a chapter Mother's Day by J.B. Priestley. Now I'll show you the picture of the playwright. So this is the picture of J.B. Priestley. His full name is John Boyton Priestley. So now we will try to know about the author. Priestley was born on 13 September 1894 at 34 Mannheim Road, Manningham, Bradford. J.B. प्रेस्ले का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 13 सितंबर 1894 को, और वो कहाँ रहते थे? 34 Mannheim Road, Manningham, Bradford. His father was a headmaster. उनके फादर हेडमास्टर थे. His mother died when he was just 2 years old. और उनकी मदर की डेथ तब हुई थी जब वो केवल J.B. Priestley at that time he was only 2 years old. केवल वो 2 साल के थे. And his father remarried 4 years later. और 4 साल बाद उनके फादर ने दोबारा से शादी कर ली. Priestley was educated at Bellevue Grammar School, which he left at 16 to work as a junior clerk at Helm and Co., a wool firm in a Swan Arcade. तो जो प्रेस्ली थे उन्होंने जो उनकी एजुकेशन हुई थी वो बेलव्यू ग्रामर स्कूल से हुई थी, और वो उन्होंने उसको छोड़ दिया जब वो 16 ईयर ओल्ड थे, और जो उन्होंने अपना काम शुरू किया वो एज अ जूनियर क्लर्क शुरू किया. हेल्म एंड को एक जो वूल फर्म थी वहां पर, कहाँ पर थी ये? स्वैन आर्केड. ड्यूरिंग हिज इयर्स एट हेल्म एंड को ही स्टार्टेड writing at night and had articles published in local and London newspapers. तो एज अ जूनियर क्लर्क काम करते करते उन्होंने जो है अपनी राइटिंग जो है शुरू कर दी थी, और उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते थे लोकल न्यूज़पेपर्स में, और जो लंदन के जो मेन न्यूज़पेपर्स थे उनमें उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते थे. एंड ही जर्नली wrote at night, और वो ज्यादातर कब लिखते थे? रात को. He established himself in London as a freelance writer with mainly literary work, writing essays, reviews, biographies, as well as reading for John Lane the publisher. तो उन्होंने अपने आप को establish किया लंदन में as a freelance writer. Now here's the important thing is, what is the meaning of freelance writer? कौन होते हैं ये फ्रीलांस राइटर? तो वी कैन से दैट अ फ्रीलांस राइटर इज अ राइटर हु वर्क्स ऑन अ सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस. वो होते हैं जो एज अ रेगुलर जॉब नहीं करते, जो अपने आर्टिकल्स को किसी न्यूज़पेपर के लिए या किसी मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, बट दे जर्नली डू नॉट वर्क एज रेगुलर बेसिस. लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करते हैं. तो उन्होंने जो J.B. प्रेस्ली थे उन्होंने अपने आप को लंदन में स्टैब्लिश किया एज अ फ्रीलांस राइटर विद मेनली लिटरेरी वर्क, और दूसरे लिटरेरी वर्क जैसे एसेज लिखना, रिव्यूज लिखना, बायोग्राफीज लिखना. नाउ व्हाट इज बायोग्राफी? एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. जब हम किसी की लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो वो बायोग्राफीज होती है. तो बायोग्राफीज लिखनी शुरू की, रीडिंग शुरू की. किसके लिए? जो पब्लिशर थे जॉन लेन, उनके लिए. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी विद बुक आफ्टर बुक अपीयरिंग, punctuated by the terminal illness of his wife and the death of his father and his second marriage. अब जो ये टाइम था बहुत ज्यादा ग्रेट एक्टिविटी का था, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही थी उनकी लाइफ में. क्या हो रही थी? एक के बाद एक जो है उनकी बुक्स आ रही थी. पंचुएटेड का मतलब यहाँ पर होता है एन एरिया और अ पीरियड. लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ये कैसा था? बाय द टर्मिनल इलनेस. टर्मिनल का मतलब होता है इनक्योरेबल यहाँ पर, कि उनकी लेकिन उनकी जो बुक थी, जो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ थी वो तो अच्छी चल रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ दूसरी साइड डिस्टर्ब थी.
वो उनकी वाइफ की जो इनक्योरेबल जो डिजीज थी वो थी, उनके फादर की डेथ थी, और सेकेंड मैरिज का कंसेप्ट था. He moved from non-fiction to fiction and achieved remarkable success with his fourth novel, The Good Companions. अब उन्होंने क्या किया, नॉन फिक्शन वर्क से फिक्शन वर्क की तरफ उन्होंने जो है इंक्लाइंड हुए, और उन्हें बहुत रिमार्केबल सक्सेस मिली अपनी फोर्थ नॉवल से, जिसका नाम था द गुड कंपेनियंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Priestley served in the army during the First World War. और प्रीस्ले ने जो है सर्व किया अपने नेशन को किस टाइम में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था. He was badly wounded in June 1916 when he was buried alive by a trench mortar. और वो बहुत बुरी तरीके से वुंडेड हो गए थे, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, और लगभग जिंदा ही जो है दफन हो गए थे. किसके थ्रू, एक ट्रेंच मॉर्टर के थ्रू. आई विल सी यू द picture of trench mortar. Students, as you can see in this slide, this is a trench mortar, and this kind of weapons generally used in First World War, or we can say Second World War. This is trench mortar. Okay, so he spent many months in military hospitals and convalescent establishments. Now, what is the meaning of convalescent? Means recovering from an illness or medical treatment. तो उन्होंने अपना काफी टाइम मिलिट्री हॉस्पिटल में अपना स्पेंड किया अपनी रिकवरी के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो गए. And on 26 January 1918 was commissioned as an officer in the Devonshire Regiment and posted back to France late summer 1918. उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1918 में उन्हें जो है ऑफिसर बना दिया जाता है डेवोनशायर रेजिमेंट का, और उसके बाद वो पोस्टेड उनको कर दिया जाता है फ्रांस में, और वो हो जाती है, जो उनकी पोस्टिंग होती है वो होती है 1918 में. आफ्टर हिज मिलिट्री सर्विस प्रीस्ली रिसीव्ड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज. अपनी मिलिट्री सर्विसेज के बाद उन्होंने अपनी जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ली ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज से. by the age of 30 he had established a reputation as an essayist and critic. 30 की एज तक उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था एज अ एसेइस्ट एंड एज अ क्रिटिक. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वॉज अ रेगुलर ब्रॉडकास्टर ऑन द BBC. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो एक रेगुलर ब्रॉडकास्टर थे BBC पर. ही डाइड ऑन 14 अगस्त 1984. तो उनकी डेथ हो जाती है 14 अगस्त 1984 में. तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्ले राइट जॉन बॉयटन प्रीस्ले. नाउ वी विल गो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. Now I will read introduction of the play Mother's Day. The play written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family. तो ये प्ले क्या रिवील करता है, ये प्ले ये रिवील करता है कि कैसे एक मदर के एफर्ट्स को उसकी फैमिली जो है कैसे इग्नोर करती है. It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her although she works for the whole day and whole week. तो ये स्टोरी या ये वी कैन से प्ले ये नरेट करता है कि कैसे फैमिली मेंबर्स जो अपनी 8 आवर्स की शिफ्ट का यानी कि अपने ऑफिस से 8 आवर्स की जो उनकी जॉब है कंप्लीट करके आते हैं, कैसे उनकी अपनी मदर की तरफ देखते हैं, जबकि जो मदर है शी वर्क्स फॉर द होल डे एंड होल वीक, जबकि जो मदर है वो पूरे वीक काम करती है और ऑल टाइम वर्क करती है. यानी कि अगर हम इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो दिस प्ले रिवॉल्व्स अराउंड मदर्स, हाउ दे डिवोटेडली गिव देयर एफर्ट्स, कि कैसे वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना काम करती हैं. लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं दे ऑलवेज टेक हर एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड, हमेशा उनके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वैल्यू नहीं करते.
तो अगर वो लोग ऑफिस में काम करके आ रहे हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स, तो जो हाउस वाइफ हैं, जो मदर हैं, वो भी सारे टाइम काम कर रही हैं और बिना किसी छुट्टी के काम कर रही हैं और बिना किसी कहना चाहिए, एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी मनी, और बिना किसी पैसे के काम कर रही हैं. अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, यू आर इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, इट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. आपको कुछ वापसी में, बदले में मिल भी तो रहा है. लेकिन जो मदर हैं, उनको क्या मिल रहा है वापसी में? कुछ भी नहीं मिल रहा है इन रिटर्न. ठीक है, तो आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम, दे टेक हर फॉर ग्रांटेड. और वो सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं होती, उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. फॉर ग्रांटेड मीन्स टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, एंड ऑफन इम्प्लाइज अ लैक ऑफ एप्रिसिएशन. मतलब कि हमें उस काम की कोई वैल्यू ही नहीं करना. They make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts. Obligated means undertake or legal or moral duty. मतलब वो ये उन्हें रियलाइज करवाते हैं कि आपको हमारी जो ऑर्डर्स लेना या हमारी टेक केयर करना आपकी लीगल और मॉरल ड्यूटी है. ऑब्वियस है, एक मदर की जो है मॉरल ड्यूटी होती है अपने फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करना, लेकिन फैमिली मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि बदले में उनके लिए थैंकफुल हूं. ठीक है, उनके लिए फॉर ग्रांटेड फील ना करें, उनके लिए थैंकफुल फील हूं कि यस शी इज डूइंग वेरी वेल, कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से हमारी टेक केयर कर रही हैं, जबकि जो मिसेस पियर्सन की फैमिली है वो ऐसा नहीं कर रही. ओके, it revolves around how her friends, Mrs. Fitzgerald, who is a future teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. अब ये कहानी जो है इसके इर्द गिर्द भी घूमती है कि जो उनकी नेबर मिसेस पियर्सन की जो नेबर हैं और फ्रेंड है मिसेस फिtzgerald, जो कि फॉर्च्यून टेलर भी हैं, वो उनकी हेल्प करती हैं उनके ही घर में उनको रेस्पेक्ट दिलवाने में, यानी कि मिसेस पियर्सन को उनकी फैमिली में एक प्लेस दिलाने में, उनको रेस्पेक्ट दिलाने में उनकी हेल्प करती हैं. तो ये पूरी स्टोरी जो है इन सब बातों के इर्द गिर्द घूमती है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. नाउ वी विल मूव टू द थीम. Yes, theme. The theme of the play is the status of women in their own household. As I told you in the introduction, कि थीम क्या है? थीम है स्टेटस ऑफ विमेन इन देयर ओन हाउसहोल्ड, कि उनके घर में ही लेडीज के जो विमेन है उनके घर में ही उनकी क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है. द हाउसवाइफ सर्व द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली विद कंप्लीट डिवोशन, सिंसियरिटी एंड लव. जो हाउसवाइफ हैं वो घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पूरी डिवोशन, पूरी सिंसियरिटी के साथ उनकी टेक केयर करती हैं, उनको सर्व करती हैं. However, she is never given the regard, attention or thanks due to her. लेकिन इन सब के बावजूद न तो उन्हें कोई रिगार्ड मिलती है, ना उनके लिए कोई थैंक यू जैसा वर्ड होता है, और ना ही कोई उन्हें अटेंशन दी जाती है. Her leniency and eagerness to please everyone reduces her to the rank of an unpaid domestic servant in her own house. अब जो उनकी लीनियंसी है, जो उनकी क्लेमेंसी है और जो उनकी ईगरनेस है, कीननेस है, कि वो सबको, जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी एंथुसियाज्म है कि हर सबको वो खुश रखें, वही जो ईगरनेस और जो लीनियंसी है, जो उनकी कोशिशें हैं सबको खुश रखने की, उनको नीचे गिरा देती हैं और एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट वो बनकर रह जाती हैं अपने ही घर में. अनपेड का मतलब कि कुछ ना मिलना, डोमेस्टिक का मतलब घर में रहने वाला जो घरेलू है, तो वो एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट बन के रह जाती है, यानी कि एक ऐसा सर्वेंट हु इज नॉट गेटिंग मनी. ठीक है, जिसको पैसा नहीं मिल रहा. अगर हम किसी को सर्व करते हैं तो इन रिटर्न वी विल गेट समथिंग, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा. लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन वर्स्ट हो जाती है कि शी इज नॉट गेटिंग मनी इन रिटर्न ऑफ हर वर्क एंड शी इज नॉट गेटिंग रेस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स. जो वो डिजर्व करती हैं वो रेस्पेक्ट भी उनको नहीं मिल रही. ओके, instead of being politely requested for a favor, she is ordered to do it. बजाय एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के मदर को या हाउस वाइफ को कि प्लीज डू मी अ फेवर फॉर दिस, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है, उन्हें कमांड दी जाती है.
शी गेट्स नो थैंक्स इन रिटर्न, और बदले में कोई थैंक यू नहीं मिलता. द थीम इज वर्कड आउट बाय पोर्ट्रेयल ऑफ पियर्सन फैमिली, और यही थीम जो है पोर्ट्रे की गई है पियर्सन की फैमिली में, यानी कि पियर्सन की फैमिली के थ्रू ये बात जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, द स्टेटस ऑफ विमेन. मिसेस पियर्सन इज द हैरास्ड मदर, एक हैरास्ड, एक स्ट्रेस्ड मदर है. हर डॉटर डॉरिस, सन सिरिल एंड हर हस्बैंड जॉर्ज टेक हर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड. अब ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं. फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? डॉरिस है, शी इज अ डॉटर, सन सिरिल है, और मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन. ये सारे उनकी सर्विसेज को, मिसेस पियर्सन के एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं करते उनके एफर्ट्स की. एंड हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश, एंड दीज पीपल दे हैव बिकम वेरी थॉटलेस, वेरी सेल्फिश. बहुत थॉटलेस हो चुके हैं, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं करते उनके एफर्ट्स की. The interchange of personalities and the harsh treatment meted out to them by the personality of Mrs. Fitzgerald in the body of Mrs. Pearson reforms them and they obey the mother willingly. अब यहाँ पर पर्सनालिटी का एक्सचेंज हो जाता है, दो लोगों की पर्सनालिटी का एक्सचेंज हो जाता है. अब वो दो लोग कौन है? एक मिसेस पियर्सन और दूसरी मिसेस फिtzgerald. दे एक्सचेंज देयर पर्सनालिटी, वो अपनी पर्सनालिटी को एक्सचेंज करती हैं, और मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन की हेल्प करती हैं. उनकी स्टेटस है, जो रेपो है, जो उन्होंने खो दी है, जो उनकी फैमिली में जो उनकी पोजीशन होनी चाहिए वो पोजीशन नहीं है, तो उन सब चीजों को दोबारा से वापस एक्वायर करने में मिसेस फिtzgerald हेल्प करती हैं थ्रू इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटी के चेंज के थ्रू. आगे पर्सनालिटी चेंज कैसे होता है, आई विल नॉट डिस्क्लोज द कंप्लीट स्टोरी, अदरवाइज यू विल लूज योर इंटरेस्ट. So we will discuss the story, the complete play in the summary. So first of all, we will discuss the characters. As I told you in the theme, these are the main characters. This is Annie Pearson, wife of George Pearson. Wife है George Pearson की, a loving wife and mother. एक loving wife और mother है, fond of her husband and children. अपने बच्चों को और अपने husband को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं. Does her best to keep them happy, अपना बेस्ट एफर्ट लगाती हैं अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए. सिंपल हार्टेड है, जेंटल टू अ फॉल्ट, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही सिंपल हार्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वैल्यू नहीं है. टू वीक टू प्रोटेस्ट, वर्क्स डे एंड नाइट, नो रेस्ट, सबमिसिव, ठीक है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है. शी कांट टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ, ठीक है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, रिवॉल्ट नहीं कर सकती, विद्रोह नहीं कर सकती. दिन से लेकर रात तक काम करती हैं, कोई आराम नहीं करती, और बहुत ही सबमिसिव नेचर है. जॉर्ज पियर्सन, हस्बैंड ऑफ मिसेस एनी पियर्सन, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं. अबाउट 50 इनकी एज है. सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को बहुत ही पॉम्पस नेचर है, अपने लिए बहुत ज्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन है. निग्लेक्ट्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं. क्लब मेंबर्स बैक बाइट्स एंड मेक फन ऑफ हिम. अब जो क्लब मेंबर्स हैं वो उनकी बैक बाइटिंग करते हैं. बैक बाइटिंग का मतलब होता है टॉक मैलिशियसली अबाउट समवन व्हेन हु इज नॉट प्रेजेंट, पीछे बुराइयां करना, ठीक है, और उनका मजाक बनाते हैं क्लब मेंबर्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. For other characters, Doris Pearson, daughter of George Pearson, a spoiled girl of around 20. अब ये जो डॉरिस पियर्सन है वो एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की बेटी है, डॉटर है, अराउंड 20 years old है. She is already into an affair with a young boy named Charlie Spence. अब वो एक अफेयर में है जिस बॉय का नाम है चार्ली स्पेंस. Cyril, son of George Pearson, a spoiled child, एक बिगड़ा हुआ बच्चा, ठीक, एक बॉय है, और ये बेटा है किसका? जॉर्ज पियर्सन और एनी पियर्सन का. मिसेस फिtzgerald, neighbor of Mrs. Annie Pearson, a bold, talented, strong, liberated, dominating and aggressive woman, knows some magic, drinks, smokes and play cards, lives life on her own terms. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. नेबर है मिसेस पियर्सन की, बोल्ड है,
टैलेंटेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लिबरेटेड हैं, डोमिनेट करने वाला नेचर है, एग्रेसिव वुमेन है और कुछ मैजिक जानती हैं, ड्रिंक करना, स्मोक करना, कार्ड्स प्ले करना, ठीक है, और अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशन पर जीना। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दैट यू विल गेट इन द समरी और इन द प्ले. So students, we will discuss detailed summary, so you will get each and everything. I will try my best that you will not miss anything from the play, कि आप कुछ भी उसमें से मिस ना करो, even important words. So let's discuss the summary of the play. Let's discuss the summary. Now we will start the summary. Mother's Day is a hilarious ड्राइंग रूम कॉमेडी बाय जेवी प्रेस्ली. जो मदर्स डे जो प्ले है वो एक हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी है जो कि किसने लिखी है? जेवी प्रेस्ली ने. दैट हैज बीन रिटन बाय जेवी प्रेस्ली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिलेरियस? हिलेरियस मींस वेरी अम्यूजिंग और वेरी फनी. तो ये जो बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग जो ड्राइंग रूम कॉमेडी है वो लिखी है जेवी प्रेस्ली ने. ड्राइंग रूम कॉमेडी इसीलिए बोला गया है क्योंकि बेटा जब भी हम बात करते हैं किसी ड्रामा या प्ले की तो उसकी अपनी एक सेटिंग होती है. तो इस प्ले की जितनी भी सेटिंग है वो ड्राइंग रूम और मोस्ट प्रोबेबली किचन तक, बस इतना ही इसका सेटअप है, इससे ज्यादा इसका नहीं है. इसीलिए इसे हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी बोला गया है. It raises a serious issue and deals with it in a humorous manner. और ये बहुत ही सीरियस इशू को उठाता है, उसके साथ डील करता है एक बहुत ही ह्यूमरस मैनर में, बहुत ही मजाकिया मैनर में. द कॉमिक अंडरटोन however does not belittle the importance of the issue raised in the play. अब इसकी जो ह्यूमरस जो मैनर है, अंडरटोन से मतलब है टोन ऑफ वॉइस. ये जो प्रेजेंट करने का जो मैनर है वो कहीं से भी उस इशू की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता जो इसमें उठाया गया है. जो उसमें मदर्स की इंपॉर्टेंस का, द स्टेटस ऑफ विमेन का जो इशू उठाया गया है वो उसकी इंपॉर्टेंस का, इसको इंपॉर्टेंस को कहीं से भी कम नहीं करता. ये ह्यूमरस मैनर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The play centers round Mrs. Annie Pearson, a devoted wife and doting mother. तो जो पूरा प्ले है वो किसके रिवॉल्व्स अराउंड होता है? एनी पियर्सन के. एनी पियर्सन के इर्द गिर्द जो पूरा प्ले है वो घूमता है, जो कि एक डिवोटेड वाइफ है और डोटिंग मदर है. डोटिंग का मतलब है एक्सट्रीमली एंड अनक्रिटिकली फॉन्ड ऑफ समवन, यानी कि जो बहुत ही डिवोशन के साथ अपने फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करती हैं और बहुत ही मतलब कहना चाहिए अफेक्शनेट है अपनी फैमिली को लेकर. शी इज अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s. वो एक बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टेंस और स्ट्रेस रहती हैं अपने 40s में, यानी कि शी इज अराउंड 40. हर नेबर मिसेस फिजरार्ड इज अ फॉर्च्यून टेलर. अब जो उनकी नेबर है मिसेस फिजरार्ड वो एक फॉर्च्यून टेलर है. She tells Mrs. Pearson to make up her mind and assert herself if she wants to be the mistress of her own house and the boss of her own family. अब उनको क्या बोलती है मिसेस फिजरार्ड मिसेस पियर्सन को कि she has to make up her mind, कि उसे अपना माइंड बनाना पड़ेगा, उसे अपना इरादा पक्का करना पड़ेगा. assert का मतलब है डिक्लेयर और मेंटेन, और ये बात अनाउंस करनी पड़ेगी कि she wants to be the mistress of her own house, कि वो अपनी घर की मिस्ट्रेस बनना चाहती है, यानी कि she has to take a stand for herself. उसे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अगर वो अपनी घर की मिस्ट्रेस बनना चाहती है, मालकिन बनना चाहती है या अपनी फैमिली की बॉस बनना चाहती है. At present, Mrs. Pearson is reduced to the status of an unpaid domestic servant who does all the domestic chores without even being requested for them or thanked later on. रीसेंट कंडीशन उसकी क्या है कि वो एक ऐसी डोमेस्टिक सर्वेंट है जो कि अनपेड है. कहने का मतलब ये कि जो दिन से लेकर रात तक काम करती है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते, उस चीज के लिए उसे पे नहीं किया जाता, जबकि वो सारे जो काम है वो बिना किसी रिक्वेस्ट की और बिना किसी
थैंक यू के करती है, यानी कि जब वो काम करती है तो बदले में ना तो उसको वो रेस्पेक्ट मिलती है जिसकी जो वो डिजर्व करती है, और ना ही वो इसको पैसे मिलते हैं। अगर कोई सर्वेंट काम करता है, कोई आपको सर्विसेज देता है, तो उसे बदले में पैसे भी तो मिलते हैं, लेकिन ना तो उसको यहाँ पैसा मिल रहा और ना वो प्रेस्टीज मिल रही, वो इज्जत मिल रही जिसकी वो हकदार है। ना उसको कोई रिक्वेस्ट करता है, ना उसको कोई थैंक यू बोलता है। She is taken for granted and ordered about. हमेशा उसकी जो सर्विसेज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं की जाती, और हमेशा उसको ऑर्डर और कमांडिंग वे में उससे बात की जाती है, उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। Mrs. Fitzgerald tells her that husbands, sons and daughters should take notice of wives and mothers, not giving them orders and treating like dirt. अब मिसेस फिजराल्ड का कहना है कि जो हस्बैंड्स हैं, जो सन्स हैं, जो डॉटर्स हैं, उन्हें टेक केयर करनी चाहिए, वाइफ्स की, मदर्स की, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग लाइक डर्ट, ना कि उनको ऑर्डर्स और कमांड देनी चाहिए और एक डर्ट की तरह, एक यूजलेस चीज की तरह उनके साथ ट्रीट, उनके साथ बिहेवियर नहीं करना चाहिए। Mrs. Pearson endures the ill treatment because she is very fond of her husband and children, though they are quite thoughtless and selfish. Endures का मतलब होता है undergo, किसी चीज से गुजरना। तो वो सारी चीजें इसीलिए जो endures कर रही हैं, उनका जो ill treatment है, जो उनका बुरा बैड बिहेवियर है, उसको वो बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, जबकि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही थॉटलेस है। थॉटलेस का मतलब अनकेयरिंग है और सेल्फिश है। She tries her best to have it out with them but does not know how to begin. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने सारी वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से डिस्कशन से एक वे आउट निकल जाए, लेकिन ताकि वो अपने घर में जो अपनी उनकी खोई हुई प्रेस्टीज है वो उनको वापस मिल जाए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरुआत करें। She wants to get tea things ready as the members of her family are about to drop in. अब वो जो है मतलब टी तैयार करना चाहती है, चाय तैयार करना चाहती है, क्योंकि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके हस्बैंड हैं, जो उसका बेटा है, जो उसकी बेटी है, वो घर आने वाले हैं। अगर यहाँ हम एक सेटअप को समझने की कोशिश करें बेटा, तो इसमें क्या है कि एक प्ले है। उस प्ले में आपके सामने कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर आपको जो समझ में आया वो है मिसेस पियर्सन, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। मिसेस फिजराल्ड है जो उनकी नेबर है, और जॉर्ज पियर्सन उनके मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, और डोरिस जो है पियर्सन की बेटी है, और सिरिल जो है उनका बेटा है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद उन्हें उनकी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। उनको कोई घर में जो एक इज्जत होनी चाहिए, जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रही है, और इसके लिए वो बहुत परेशान है। लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए मतलब हार्श नहीं होना चाहती, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है। अब यहाँ मिसेस फिजराल्ड उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये कहानी वहीं से है, और ये दोनों, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन चल रहा है, मिसेस फिजराल्ड का और मिसेस एनी पियर्सन का। ठीक है, तो अब क्योंकि शाम का जो टाइम है वो हो चला है, चाय बनाने के घर में जो गए हुए बाहर जो लोग हैं वो वापस आने वाले हैं, तो वो चाय बनाने के लिए जाना चाहती हैं। मिसेस फिजराल्ड आस्क हर टू लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। अब यहाँ मिसेस फिजराल्ड उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें इंतजार करने दो और अपनी टेक केयर अपने आप करने दो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Mrs. Fitzgerald tells her that husband's son, I think we have done this. Yes, this one. Since Mrs. Pearson is too soft towards her family. जो Mrs. Pearson, as I told you, she is very soft for her family. अपने family के लिए बहुत ज़्यादा soft hearted है वो। Mrs. Fitzgerald offers a way out. उनको वो Mrs. Fitzgerald एक offer जो है वो suggest करती हैं. She suggests a change of personality for a short duration. अब वो क्या सजेशन देती है कि हमें पर्सनालिटी अपनी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। अब पर्सनालिटी एक्सचेंज का मतलब क्या है? तो अगर हम इस प्ले या इस चैप्टर या इस ड्रामे को देखें तो उसमें ये बात करते हैं अपनी सोल को एक्सचेंज करने की,
यानी कि कहने का मतलब है कि अब आगे क्या सजेशन वो दे रही है कि जो बॉडी रहेगी वो रहेगी मिसेस फिजराल्ड की और उसमें सोल आ जाएगी मिसेस पियर्सन की, और जो मिसेस पियर्सन की बॉडी है उसमें जो सोल आ जाएगी वो आ जाएगी मिसेस फिजराल्ड की। तो इसे हम पर्सनालिटी चेंज बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अब मिसेस फिजराल्ड है वो बन जाएंगी मिसेस पियर्सन, और जो मिसेस पियर्सन है वो बन जाएंगी मिसेस फिजराल्ड। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। Mrs. Pearson is doubtful about the success of the plan but yields. Yields का मतलब है सिलेंडर। अब मिसेस पियर्सन जो है वो डाउटफुल है कि पता नहीं ये प्लान कितना ठीक रहेगा, सही रहेगा या नहीं, लेकिन फाइनली शी एग्रीज और वो मान जाती है। But the help of with the help of magic spell learnt in the East, Mrs. Fitzgerald carries out an interchange of personalities. अब मिसेस फिजराल्ड ने जो ईस्ट कंट्रीज में वो रह कर आई है वहां से उन्होंने जो मैजिक सीखा था वो उस मैजिक को वो स्पेल करती है, ठीक है, और जो पर्सनालिटीज है वो एक्सचेंज हो जाती है। नाउ मिसेस पियर्सन हैविंग द पर्सनालिटी ऑफ हर नेबर। अब मिसेस पियर्सन जो है वो किसकी पर्सनालिटी आ गई, उनके नेबर की, यानी कि मिसेस फिजराल्ड की। बिकम्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, वो बोल्ड बन गई, डोमिनेटिंग बन गई, जहां उनका पहले सबमिसिव नेचर था वो अब नहीं रहा। मिसेस फिजराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। अब मिसेस फिजराल्ड जो है वो अब नर्वस हो रही है और वो घबरा रही है, शी इज ट्रम्बलिंग। तो हमें अब यहाँ ये समझना चाहिए कि जो मिसेस पियर्सन थी वो बन गई मिसेस फिजराल्ड और मिसेस फिजराल्ड बन गई मिसेस पियर्सन, ठीक है। आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डोरिस पियर्सन, अ प्रिटी गर्ल in her early 20s, is the first to face the cool and incisive mother. Okay, so now I will explain the line. तो जो डोरिस पियर्सन है वो एक प्रिटी गर्ल है अर्ली 20s में, मतलब शी इज अराउंड 20s, और वो सबसे पहले जो है अपनी कूल और इंसाइसिव मदर को फेस करती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसाइसिव? इंसाइसिव मीन्स शार्प, यानी कि अब पहले जो पर्सनालिटी थी मिसेस पियर्सन की जो बहुत सबमिसिव थी और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, अब उनमें किसकी सोल आ गई है, पर्सनालिटी एक्सचेंज हो गई है, अब उनमें वो सारी क्वालिटीज आ गई है जो मिसेस फिजराल्ड में थी। तो बहुत ही कूल, बहुत ही इंसेसिव जो है मदर बन गई है। एज यूजुअल डोरिस द स्पॉइल्ड गर्ल ask her mother about her yellow silk dress. एक बहुत ही ब्रेट टाइप ऑफ गर्ल है, मतलब बिगड़ैल जो है लड़की है, वो अपनी येलो सिल्क ड्रेस के बारे में पूछती है डोरिस। एज आई टोल्ड यू, डोरिस इज अ डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन। ओके, सो मिसेस पियर्सन कीप्स ऑन स्मोकिंग। मिसेस पियर्सन जो है वो स्मोकिंग करती रहती हैं। डोरिस इज एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड मीन्स सरप्राइज्ड। अब जो है मिसेस पियर्सन जब वो देखती है, क्योंकि मिसेस पियर्सन कभी स्मोक नहीं करती, लेकिन अब मिसेस पियर्सन जो है वो पर्सनालिटी किसकी आ गई है, वो आ गई है मिसेस फिजराल्ड की, तो वो स्मोक करती है और ये देखकर जो डोरिस होती है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। हाउ एवर शी आस्क इफ दे आर हैविंग टी इन द किचन, और डोरिस पूछती है कि क्या रसोई में जो है किचन में चाय है। Mrs. Pearson tells her politely to have it wherever she likes. उसने कहा जहां पीनी है, जैसे पीनी है, आराम से पियो चाहे। Doris angrily asks her if it isn't ready. तो डोरिस जो है गुस्से में पूछती कि चाय अभी तक तैयार नहीं है। Mrs. Pearson tells her that she has had what she wanted. कि उसे तो जो चाहिए था वो तो उसने ले लिया है। उसे किसने? मतलब मिसेस पियर्सन ने। She surprises her with the remark that she might go out later and get a square meal at Clarendon. अब वो क्या कहती है मिसेस पियर्सन कि हो सकता है वो बाहर जो है स्क्वायर मिल जाए, क्लैरेडन एक होटल है वहां पर खाना खाने के लिए। When Doris angrily asks her mother again whether she has ironed her yellow silk dress, तो अब दोबारा वो गुस्से में पूछती है कि क्या उसने उसकी डोरिस ने जो मिसेस पियर्सन है उन्होंने डोरिस की येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस कर लिया है, किया है या नहीं। मिसेस पियर्सन टेल्स हर दैट शी पुट्स इन ट्वाइस द आवर्स शी डज एंड गेट्स नो वेजेस और थैंक्स फॉर इट। अब वही कहती है कि जितनी मेहनत वो बाहर करके आती है डोरिस, उससे ज्यादा वो काम
उससे डबल टाइम का जो काम है वो कर चुकी है और बदले में उसको ना तो कोई वेजेस मिलते हैं यानी ना कोई सैलरी मिलती है और ना ही कोई थैंक यू मिलता है. She criticizes her boyfriend Charlie Spence for having buck teeth and being half-witted. अब यहाँ पर वो डोरिस का जो बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस उसको क्रिटिसाइज करती है बक टीथ और हाफ बिटेड बोलकर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बक टीथ? तो बेटा अगर बक टीथ का मतलब अगर हम अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है अपर टूथ दैट प्रोजेक्ट्स ओवर the lower lip. As you can see this funny picture, this is this kind of personality. We can see the buck teeth. Okay, so I know it's very funny, but I have given just for you so you can understand the meaning of buck teeth. Now where the lines are, yes, buck teeth and half bitten. Now what is the meaning of half bitten? Half bitten means foolish or stupid. तो यहाँ पर स्टोरी क्या है? यहाँ पर स्टोरी ये है कि जो मिसेस एनी पियर्सन की डॉटर है डोरिस, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना चाहती है. उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है यहाँ पर? चार्ली स्पेंस. सो शी इज हैविंग द सेम एक्सपेक्टेशन. उसकी हमेशा की द सेम एक्सपेक्टेशन है कि जब वो घर पर वापस आएगी तो उसकी मदर उसकी ड्रेस को रेडी रखेंगी आयरन करके. लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऑन द अपोजिट वो जो उसकी मदर है एनी पियर्सन, वो उसके बॉयफ्रेंड डोरिस के बॉयफ्रेंड को क्रिटिसाइज करती हैं कि ही इज बक टीथ एंड हाफ बिटेड, जैसे वो बक टीथ और हाफ बिटेड है. शी टेल्स डोरिस फ्रैंकली दैट एट हर एज शी वुड हैव फाउंड somebody better than चार्ली स्पेंस. कि अगर उसकी एज में उससे वो बहुत चार्ली स्पेंस से बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड उसको मिल जाता है या वो ढूंढ ले. तो ये यहाँ पर जो है डोरिस को सुनाती है उसकी मदर एनी पियर्सन सारी बातें. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डोरिस नाउ इट इज द टर्न ऑफ सिरिल पियर्सन. अब यहाँ पर है किसकी बात हो रही है? उनके मिसेस एनी पियर्सन के सन के बारे में, सिरिल पियर्सन के बारे में. द स्पॉइल्ड ब्रेड हु आस्क्स फॉर टी एज सून एज ही एंटर्स. एक स्पॉइल्ड ब्रेड है. ब्रेड का मतलब होता है चाइल्ड, टिपिकली वन दैट इज बैडली बिहेव्ड. एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो बहुत बदतमीजी से बिहेव करता है. तो जैसे ही वो अंदर आता है सिरिल पियर्सन, ही डिमांड्स फॉर टी, वो चाय मांगता है. सिंस ही हैज गॉट अ बिजी नाइट दैट नाइट ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी हैज पुट हिज थिंग्स आउट. अब वो कहता है कि आज की जो नाइट है, जो रात है, उसके लिए बहुत बिजी है, उसको बाहर जाना है. और वो कहता है अपनी मदर से, अपने पूछता है कि जिन चीजों को बाहर रखने के लिए उसने बोला था, निकाल के रखने के लिए बोला था, उसने वो किया है या नहीं उसकी मदर ने. ही रिमाइंड्स हर ऑफ हर प्रॉमिस. और वो अपनी मदर का प्रॉमिस अपनी मदर को रिमाइंड कराता है. शी टेल्स हिम दैट शी डज नॉट लाइक मेंडिंग. अब सिरिल पियर्सन ने कुछ चीजों को मेंड करने के लिए, मेंडिंग के लिए बोला होगा, लेकिन जहां यहाँ पर एनी पियर्सन क्या बोलती है? शी डज नॉट लाइक मेंडिंग, कि उन्हें अब जो मेंडिंग चीजों को रिपेयर करना पसंद नहीं है. शी ऑब्जेक्ट्स टू हर टॉकिंग लाइक दैट. अब यहाँ पर सिरिल पियर्सन ऑब्जेक्शन करता है कि कैसे वो उसकी माँ जो है उससे बात कर रही है. मिसेस पियर्सन गिव्स हिम अ बिट ऑफ हर माइंड. अब मिसेस पियर्सन जो है यहाँ पर उसको क्या करती है? उसको बताती है, उसकी बात को क्लैरिफाई करती है. शी टेल्स हिम दैट दे ऑल डू टॉक लाइक दैट, कि तुम सब भी ऐसे ही मुझसे बात करते हो. इफ देयर इज समथिंग एट होम ही डज नॉट वांट टू डू, ही डज नॉट डू इट. इफ इट इज समथिंग एट हिज वर्क प्लेस ही गेट्स द यूनियन टू बार इट. अब वो उसको क्या जवाब देती है? आई विल एक्सप्लेन फॉर यू. और वो उसको समझाती है कि तुम सब मेरे से ऐसे ही बात करते हो. घर में अगर कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसी चीज होती है जिसे तुम करना नहीं चाहते तो तुम नहीं करते. और वही चीज अगर कोई वर्क प्लेस पर होती है, तुम्हारे ऑफिस में होती है जहां पर तुम काम करते हो, तो तुम उसे यूनियन से बोलते हो उसे रोक लेने के लिए कि तुम्हें जो नहीं करना वो तुम नहीं करते. If she says that she has also joined the movement. वो कहती है तुम्हारा ये मूवमेंट है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो काम करने का जो तरीका है, उसको मैंने भी ज्वाइन कर लिया. यानी कि जो मेरा मन आएगा वो मैं करूंगी, जो मेरा मन नहीं होगा उसे मैं नहीं करूंगी. She then asks if they have any stout left.
और वो पूछती है स्टाउट अ काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, तो पूछती कि क्या फ्रिज में स्टाउट रखी हुई है. शी गोज टू द किचन टू ब्रिंग अ बोतल एज शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक. यहाँ पर होटल लिखा है, बोतल भी होना चाहिए. अब वो किचन में जाती है, ठीक है, ड्रिंक अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए, और वो शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक, क्योंकि वो ड्रिंक लेना चाहती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Cyril and Doris go into a huddle and whisper about the behavior of their mother. अब huddle का मतलब क्या होता है? Grouping of people or things, a close grouping of people or things. के आसपास जो पास खड़ा होना, तो उसे huddle बोलते हैं. Whispering and murmuring, तो उसके दोनों भाई बहन पास में आके जो है अपनी मदर के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बात करने लगते हैं. Doris states that she could not believe her eyes as she found her mother smoking and playing cards when she came in. डॉरिस कहती है कि उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने अपनी मदर को देखा, जब वो घर पर आई कि उसकी मदर स्मोक कर रही थी और कार्ड्स जो है वो प्ले कर रही थी, कार्ड्स के साथ खेल रही थी. Cyril had asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. अब सिरिल जो है उससे पूछता है कि she was feeling off color. ऑफ कलर का मतलब था स्लाइटली अनवेल, कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और जो उसकी मदर है वो क्या कहती है, शी इज फीलिंग हर बेस्ट, कि उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी तबीयत खराब हो. डॉरिस ऑब्जर्व्स दैट शी इज सडनली ऑल डिफरेंट. डॉरिस जो कहती है उसको लगता है कि अचानक से ये मदर में इतने सारे चेंजेस कहाँ से आ गए. She made her cry not only होना चाहिए, या स्पेलिंग मिस्टेक है. She made her cry not only by that she said, but by the way she said it and looked. अब जो है मिसेस एनी पियर्सन जो है डॉरिस को रुला देती है, न केवल बोलकर बल्कि उसकी तरफ स्ट्रेंज वे में देखकर भी. जो कुछ उसे बोलती हैं वो उसे सुनकर रोने लगती है, और उनके जब वो स्ट्रेंज वे में देखती हैं तो डॉरिस को फिर रोना आ जाता है. डॉरिस थिंक्स दैट शी हैज अ conjunction as a result of falling. Now we'll explain the line for you. Now what is the meaning of concussion? Concussion का मतलब होता है a violent shock as from a heavy blow. मतलब जब गिर जाते हैं तो कोई चीज जोर से जब सर में लग जाती है, तो फॉर दैट टर्म वी कैन यूज अ वर्ड कंकशन. तो वो कहती है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गिर गई थी तो सर में चोट लग गई हो, दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज वे. Cyril asked if she has become slightly crazy, और Cyril कहता है कि मुझे तो लगता है कि थोड़ी क्रेजी हो गई, थोड़ी पागल हो गई है. Now move to the next slide. Meanwhile, Mrs. Pearson comes back, और जब तक ये सारी बातें चल रही थी तब तक वो अपनी ड्रिंक लेकर वापस आ जाती है. She is carrying a bottle of stout and half-filled glass. एक बोतल लेकर आ जाती है और अपना आधा भरा हुआ ग्लास लेकर आ जाती है. Cyril and Doris try to stop their guffing and giggling. जो सिरिल और डॉरिस हैं वो अपनी हंसी, जो इरिटेशन वाली जो हंसी है उसको रोकने की कोशिश करते हैं. गफिंग का मतलब होता है लाफ लाउडली एंड हार्टली, और गिगलिंग का मतलब होता है लाफिंग लाइटली एंड रिपीटेड इन एक्साइटेड और सिली मैनर. मतलब उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, साथ में हंसी भी आ रही है कि इतना स्ट्रेंज बिहेवियर उनकी मदर क्यों कर रही है. यहाँ पर मिसेस होना चाहिए. मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट एंड आस्क्स देम टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एज. कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसडेन, एक हेट्रेड की फीलिंग. तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एज, कि अपनी एज के अकॉर्डिंग उन्हें बिहेव करना चाहिए. किन्हें? डॉरिस और सिरिल को. शी फाइंड्स नथिंग फनी इन देयर जोक्स, कि तुम्हारे इन जोक्स में मुझे कोई हंसी नहीं आती. ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रही है मिसेस पियर्सन. डॉरिस इज टीयरफुल अगेन, और डॉरिस दोबारा से रोने लगती है. शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट दे हैव डन. वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार हमने किया क्या है. कौन कहता है? डॉरिस. मिसेस पियर्सन एट वंस टेल्स देम दैट दे हैव डन नथिंग, और मिसेस पियर्सन उनको बोलती है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया. दे सिंपली कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन एंड देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो. और मिसेस पियर्सन क्या कहती है? दे सिंपली कम इन, तुम लोग आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ सामान मांगते हो, गो आउट अगेन, वापस दोबारा चले जाते हो,
देन कम बैक, और दोबारा वापस आ जाते हो जब तुम्हें कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती. Cyril tells her aggressively that he will find something to eat himself if she will not get tea ready. उसने कहा अगर मुझे खाने के लिए गुस्से में आके बोलता कुछ नहीं मिल रहा तो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, और मुझे चाय नहीं मिल रही खुद ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लेता हूँ. Mrs. Pearson tells him to help himself, और Mrs. Pearson कहती है go help yourself, जाओ और अपनी मदद खुद करो, यानी कि ढूंढ लो खाने पीने का. When Cyril and Doris say that they have been working all day, जब सिरिल और डोरिस कहते हैं कि हम सारा दिन काम करके आते हैं, इंस्पाइट दिस वी आर गेटिंग नथिंग, इन सब के बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा. मिसेस पियर्सन सेज दैट शी हैज आल्सो डन हर 8 hours, कि कहते हैं अगर तुम 8 hours बाहर काम करके आए हो तो मैंने भी अपने 8 घंटे पूरे करनी है. शी फर्दर सेज दैट नाउ इट विल बी 40 hour week for all and she will have her 2 days off at the weekend. यहाँ पर हर होना चाहिए HER. तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, 40 hour वीक का मैं काम करूंगी और मुझे जो है वीक में अपने वीकेंड्स ऑफ चाहिए, यानी कि मुझे सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए. अब हम अगर सिंपली बात नोटिस करें तो हमारी जो मदर है दे नेवर डिमांड एनी ऑफ एनी वीकेंड. कभी वो कहती है कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना. तो यहाँ पर वही चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. जॉर्ज पियर्सन, a Solomon self-important and pompous looking man about 50 enters. E होना चाहिए यहाँ पर. अब यहाँ पर जो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो है जॉर्ज पियर्सन, जो एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं. वो एक सोलोमन और सेल्फ इंपॉर्टेंट और पॉम्पस लुकिंग मैन है अपने 50s में. पॉम्पस का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सोचें तो सेल्फ इंपॉर्टेंट भी होता है, वो शोई जो नेचर होता है, वो शो ऑफ करने वाला. He notices Doris in tears, और वो क्या नोटिस करते हैं कि डोरिस वो रो रही है. एंड देन हिज वाइफ सिपिंग स्टाउट, कि उनकी वाइफ जो है ड्रिंक कर रही है. he is bewildered at her behavior. bewildered का मतलब होता है perplexed और confused, और ये सब देखकर वो बुरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं. He informs her that he will not have any tea as there is a spacious snooker match at night, the club and a bit of supper. वो अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कोई चाय नहीं चाहिए क्योंकि स्पेशल स्नूकर का मैच है क्लब में और वहां पर खाना भी है. मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स हिम दैट देयर इजंट एनी टी, और मिसेस पियर्सन भी बता दी कि मैंने कोई चाय भी बना के नहीं रखी. He is surprised at her answer. ये सुनकर मिस्टर पियर्सन होते हैं जॉर्ज पियर्सन सरप्राइज हो जाते हैं. She tells him that people laugh at him at the club and call him Pompey Omni Pearson because he is slow and pompous. अब यहाँ पर क्या होता है, मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं कि क्लब में सारे लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें पॉम्पी ओमनी पियर्सन बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो हैं और पॉम्पस हैं. जॉर्ज इज हॉरिफाइड, और ये सुनकर जॉर्ज पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाता है, पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है. She wants to know why he spent so much time at a place where they होना चाहिए they are always laughing at him behind his back and calling his name. अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि वो ये जानना चाहती हैं कि वो एक ऐसी जगह पर इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हैं जहां पर लोग उन पर हंसते हैं और उनके जो है उनको उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं. पॉम्पस का मतलब होता है सेल्फ इंपॉर्टेंट, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, बहुत ज्यादा शो ऑफ करे, वो पॉम्पस है. He leaves his wife alone at home each night. वो कहती हैं कि हर रात जो है उनके हस्बैंड उनको अकेला घर पर छोड़ के चले जाते हैं. George is dazed and asks Cyril for confirmation. अब जॉर्ज जो है वो बिल्कुल डम स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और इस चीज की कंफर्मेशन किससे लेते हैं कि हाँ ये बातें सच हैं या नहीं, अपने बेटे सिरिल से. He staggers as Cyril confirms it. और वो जो है उनकी वो ट्रम्बलिंग, उन कांपने लग जाते हैं. स्टेगर्स का मतलब होता है द इनएबिलिटी टू स्टैंड और वॉक स्टीडी, ढंग से चल नहीं पाते, लड़खड़ाने लग जाते हैं जब सिरिल इस बात को कंफर्म कर देता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Cyril tells his mother that it is not fair of her to hurt his or his father's feeling.
तो वो सिरिल अपनी मदर को बोलता है कि जो कुछ आपने किया वो अच्छा नहीं किया, फादर की फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था. Mrs. Pearson remarks that sometimes it does people good to have their feelings hurt. वही कहते हैं कभी कभार लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना अच्छा होता है. The truth ought not to hurt anybody for long. कि सच्चाई किसी को ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती. If he did not go to the club so often, perhaps people would stop laughing at him. कि अगर वो कुछ दिनों तक जो है क्लब नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाते तो लोग उन पर शायद ऐसे नहीं हंसते. Cyril doubts it. Cyril को इस चीज पर डाउट होता है. His mother tells him that he knows nothing. और जो मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता. He spends a lot of time and money at greyhound races, dirt tracks and ice shows. और उसकी मदर मिसेस पियर्सन जो है सिरिल को जो है एक तरीके से डांट लगाते हुए बोलती हैं कि तुम बहुत सारा पैसा खर्च करते हो ग्रे हाउंड रेसेस पर, डर्ट ट्रैक्स पर और आइस शोज पर. मिसेस फिजराल्ड इज एट द डोर. अब मिसेस फिजराल्ड जो एक्चुअल में कौन है, मिसेस पियर्सन, वो आ जाती हैं. सिरिल कॉल्स हर सिली ओल्ड बैग. और उनको जो है सिली ओल्ड बैग कहते हैं. कौन कहते हैं, सिरिल, यानी कि उनसे एक फुलिश लेडी बोलते हैं. मिसेस पियर्सन टेल्स हिम टू ask her in and address her properly. Mrs. Fitzgerald is shocked to see how Mrs. Pearson is treating her husband and children. अब मिसेस पियर्सन उसको क्या बोलती हैं अब सिरिल को कि उनसे अच्छे से बात करो, उनको अच्छे से एड्रेस करो और अंदर आने के लिए बोलो. और मिसेस फिजराल्ड जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि मिसेस पियर्सन जो है, यानी कि एक्चुअल में जो मिसेस फिजराल्ड है वो उनके हस्बैंड के साथ और उनके बच्चों के साथ कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे बिहेवियर कर रही है. George re-enters and sits aside in armchair smoking his pipe. अब जॉर्ज पियर्सन जो है अकेले आकर अपनी आर्म चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और पाइप को है जो वो स्मोकिंग करने लगते हैं. मिसेस पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टास्क फॉर बीइंग इम्पोलाइट. अब मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज से जो है उसे इम्पोलाइट होने पर उसके लिए उसे डांट लगाती हैं या एक तरीके से उसको वार्न करती हैं. George flares up as she rebukes him in the presence of their neighbor. अब जो है मिसेस यहाँ पर क्या होता है कि जब जॉर्ज को डांटा जाता है उनके नेबर के सामने तो जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है. फ्लेयर्स का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट, कि उनके सामने जो है उनकी वाइफ, एक पड़ोसी के सामने उनकी वाइफ उनको डांट लगा रही है तो जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है. He asks her if she has gone mad. और जॉर्ज कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो. Mrs. Pearson threatens to slap his face if he says that again. और मिसेस पियर्सन को यहाँ पर उन्हें धमकी देती है कि दोबारा अगर उन्होंने उनसे ऐसे बात की तो उनके गाल पर वो थप्पड़ लगा देंगी. She will get a tight slap on his face. George is intimidated. अब जॉर्ज यहाँ पर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, डाउनस्ट्रक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. She mockingly asks him to leave for the club. और मजाक में उसको एक कहना चाहिए चिढ़ाने वाले एक मॉकिंग वे में उसको बोलते हैं कि जाओ तुम तो अपने क्लब में जाओ. Move to the next slide. All this is too much for Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's personality to bear. अब यहाँ पर जो मिसेस फिजरॉल्ड जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है वो ये सब देखकर परेशान हो जाती, कहती हैं बहुत हो गया. शी रिक्वेस्ट मिसेस फिजरॉल्ड फॉर अ रिवर्सल टू द ओरिजिनल स्टेट. और वो मिसेस फिजरॉल्ड से रिक्वेस्ट करती हैं कि दोबारा से पर्सनालिटी जो है हमें एक्सचेंज कर लेनी चाहिए. विद द चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल दे रीगेन देयर ओरिजिनल पर्सनालिटी. और वही जो मंत्रास को चैंट करके वो मैजिक स्पेल करके वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं. एज अ पार्टिंग एडवाइस, जाते जाते मिसेस फिजरॉल्ड जो है एडवाइस देती हैं मिसेस पियर्सन को. Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to be a bit strict with her looks and tone, sometimes to suggest that she might be tough with them if she wanted to. और मिसेस फिजराल्ड उनको ये कह के जाती हैं कि उन्हें स्टिक रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है, अपने लुक्स में फर्म रहना है और कभी कभार अगर थोड़ा टफ होने की भी जरूरत पड़े तो ऐसा हो जाना है. दिस फॉर्मूला विल वर्क. ये फॉर्मूला काम करेगा, ऐसा मिसेस फिजराल्ड सजेस्ट कर लेती है.
Mrs. Pearson says that she wants them to stop at home sometimes, give her a hand with supper and play a nice game of rummy. अब मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली से इंटरेक्शन करते हुए बात करती हैं, जब सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, पर्सनालिटी एक्सचेंज हो जाती है, अब इन लोगों में एक इम्प्रूवमेंट नजर आने लगता है। मिसेस पियर्सन अपनी बात रखते हुए बोलती हैं कि वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली है कुछ टाइम उनके साथ रहे और जो सफर है उसमें बनाने के लिए उनकी हेल्प करे और उनके साथ जो कार्ड्स का जो गेम होता है रमी वो खेले। मिसेस फिजराल्ड इज अबाउट टू लीव, मिसेस फिजराल्ड जाने लगती हैं। शी इज ग्लैड टू सी मिसेस पियर्सन हैंडलिंग हर फैमिली फर्मली, और मिसेस फिजराल्ड ये देखकर खुश होती हैं कि वो अपनी मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली को एक फर्म एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। The trick works, ये ट्रिक काम कर जाती है, and all the members of the family agreed to do whatever she said, और सारे फैमिली मेंबर्स वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो मिसेस पियर्सन बोलती हैं। Now move to the conclusion. Now what is the conclusion of the story Mother's Day? Through the Mother's Day summary, the writer wants to say that we all should respect, care and help our mother for all the hardship she does for us. इस कहानी या इस प्ले के थ्रू जो राइटर हैं, जो प्ले राइट हैं जेबी प्रेसली, वो ये समझाना चाहते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदर, वी शुड टेक केयर आवर मदर, कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड दैट इज द वी कैन से द थीम ऑफ द स्टोरी, द मैसेज ऑफ द प्ले। ओके, so that is all about the summary of the play Mother's Day. I hope you have enjoyed the play very well. It is very interesting and very amusing play. And if you have any doubt, any problem, you can ask in the group or you can make a call. It is a very interesting and very amusing play. I request all my dear students try to understand the play with the summary. I have discussed each and everything. Okay, so that is all about your summary. Thanks for watching. Thank you.